तो इंदिरा जी ने बोला था, चंद्रभान गुप्ता को जाके कहो मेरा बाप संत था, मैं नहीं हूँ, कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश कर गया। तो ये लोग भागे दिल्ली की तरफ, सुबह 2:30 बजे पहुँचे। इंदिरा जी वहाँ थी, घर पे बॉडी थी संजय की। तुरंत उठ के आए और पूछा इनसे, क्या ये इसलिए हुआ है कि मैं चामुंडा नहीं गई। आप कह रही हैं कि संजय गांधी संविधान भी बदलना चाहते थे। संजय गांधी ये भी चाहते थे कि एक राष्ट्रपति केंद्रित नई व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री की नहीं। वो कहते थे इस देश में दलित कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। चंद्रशेखर बहुत ही धाकड़ नेता थे। मतलब पावर में आते ही पहले दिन उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम लोगों को, लीडर्स को बुलाया कि कैसे ये राम जन्मभूमि का मसला, इसको सलटाया जाए। तो नरसिम्हा राव ने कहा दादा, उनको दादा कह के पुकारते थे। आप समझते हो मैं राजनीति नहीं जानता, मैं राजनीति में पैदा हुआ, मैंने ये होने दिया। अडवाणी जी कई बार ये कहते थे कि हम लोग एक ही स्ट्रीम से आए हैं, मुझे हॉक माना जाता है, इनको मॉडरेट माना जाता है। और फिर उनकी बैकिंग जो थी ना, मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, जॉर्ज बुश, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बड़ी अच्छी दोस्ती हुई थी कि आपने इतने सारे प्रधानमंत्रियों का कामकाज देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझी, ऑब्जर्व किया। इनमें से कौन है जो अपने आखिरी दिनों में आपको सबसे ज्यादा अकेला लगा? जब हम प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, या राष्ट्रपतियों के भी, तो हमें वो बहुत शक्तिशाली नजर आते हैं और हमारी कल्पना में होता है कि ये तो जो चाहे वो कर सकते हैं, इनके साथ पूरी दुनिया है। मगर पिछले दिनों मैं किताब पढ़ रहा था और उसमें कुछ लाइन्स ऐसी लिखी थी कि उन्हें पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये वाली बात ठीक है। जो शीर्ष पर होता है वो उतना ही अकेला होता है। बहुत ताकतवर लोग भी अकेले पड़ जाते हैं, जब वो ताकत में होते हैं तब भी, और जब ताकत नहीं रहती, पावर नहीं रहती, तब भी। ये किताब जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो पंक्तियाँ जिस किताब में लिखी थी, वो मेरे पास है। उसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। नीरजा चौधरी ने किताब लिखी है। नीरजा जी अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं और पिछले 40 सालों से वो पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं, अभी भी कॉलम लिख रही हैं। 8 प्रधानमंत्रियों को उन्होंने करीब से देखा है और तकरीबन 10 लोकसभा चुनाव आपने कवर किए हैं। आज वो हमारे साथ हैं। उनकी जो किताब है देखने में भारी भरकम है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो बहुत हल्की है, बड़ा मज़ा आता है। भाषा भी कोई बहुत गाढ़ी नहीं है, बहुत जार्गन्स नहीं है, डराती नहीं है, और पढ़ते हुए एहसास होता है कि है तो किताब नॉन फिक्शन, लेकिन जो उसमें कहानियाँ हैं वो लगता है किसी और दुनिया की हैं, कोई और लोग हैं जिन्हें हमने देखा नहीं है। वो इंदिरा नहीं है, वो राजीव वैसे राजीव नहीं है, कुछ और नज़र आते हैं लोग। मेरा पहला सवाल नीरजा जी, स्वागत के साथ साथ ये है कि आपने इतने सारे प्रधानमंत्रियों का कामकाज देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझी, ऑब्जर्व किया। इनमें से कौन है जो अपने आखिरी दिनों में आपको सबसे ज़्यादा अकेला लगा? मुझे लगता है, अगर ये पूछ रहे हैं ना, अगर बॉडी लैंग्वेज से देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। मुझे याद है सेकेंड टर्म में जो पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल हॉल से गुजरा करते थे, तो वो जैसे कि एकदम सीधी, मतलब जैसे होता ना, एक एक्सप्रेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक मैकेनिकली चल के। और उस समय आपको याद होगा बहुत सारे स्कैम्स निकले थे यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ, और मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। ऑपरेशन भी हुआ था फर्स्ट टर्म के एंड में उनका। तो और कोई भी, मुझे लगता था कोई उनके जो दोस्त और पहले लोग जो साथ थे, कोई भी उनके डिफेंस में नहीं आया मजबूती से। पार्टी भी नहीं आई इस तरीके से। तो अगर तुरंत आपने सवाल पूछा ना, तो वो एक छवि मेरे दिमाग में से गुजरी कि मनमोहन सिंह एंड में शायद सबसे अकेले दिखे। अच्छा, प्रधानमंत्रियों के फैसले हम तक पहुंचते हैं, प्रभाव भी डालते हैं ज़िंदगी में हमारी, और उन पर किताबें ही बहुत लिखी जाती हैं।
कुछ किताबें तो ऐसी हैं जो इन्फॉर्मेशन से इकट्ठी करके लिखी जाती हैं, और कुछ किताबें ऐसी हैं जैसे आपने लिखी, आपने खुद अपनी आंखों से चीज़ें होते देखी, प्रोसेस की भी गवाह रही बहुत बार। अभी मेरे मन में जो सवाल आ रहा है वो ये है कि ये सब इंसान हैं, सबके अपने फ्लॉज होंगे, तो गुणों की भी बात करूंगा। आपने किस प्रधानमंत्री को ऐसे ऑब्जर्व किया होगा कभी कि इसमें ये वाला दोष भी है, ये मुझे पता नहीं था, वो हैरानी हुई हो कभी, और कोई बड़ा दोष नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। 1999 में मैंने एक किस्सा सुना इंदिरा गांधी के बारे में, और मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा। मुझे लगा कि मैं एक दिन किताब लिखूंगी इसको यूज़ करके, अगर ऐसे भी किस्से हैं प्रधानमंत्री के बारे में। क्योंकि आपने जैसा कहा ना, प्रधानमंत्री बाहर से देखिए तो सब शक्तिशाली हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, सारे पावर्स आपके हाथ में हैं, बट असलियत बहुत अलग है। और वो असलियत को कैप्चर करने के लिए मैंने ये किताब लिखी है। क्या प्रेशर्स, पुल्स, क्या उनके जो आप कह रहे हैं ना, अपनी खामियां, अपने अचीवमेंट्स, फिक्सर्स की कहानी, ये सब है मिलजुल के, जिस तरह से जिनसे वो घिरे हुए हैं सारा टाइम। तो ये कहानी 99 में जब किसी ने बताई थी, जो कि मोहन मीकिन कंपनी के लिकर कंपनी थी, बहुत पावरफुल थी, प्रधानमंत्री के बहुत करीब थी इंदिरा गांधी के। उनके एक मैनेजर जो कि फिर कांग्रेस के बहुत करीब बन गए, एमएल फोतेदार, जो इंदिरा जी के नज़दीकी थे, एड थे, उनके काफ़ी करीब आ गए, और परिवार से तो बिलोंग करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह से 1980 में इंदिरा गांधी जब पावर में वापस आई, इमरजेंसी के बाद इलेक्शन किया, इलेक्शन करके हार गई, जो इमरजेंसी का 77 का इलेक्शन था, जनता गवर्नमेंट पावर में आई, 2.5 साल जनता गवर्नमेंट रही, उसके बाद इंदिरा गांधी रिकॉर्ड मेजॉरिटी से वापस पावर में आई थी। आप बाली साहब की बात कर रही हैं? हाँ, तो बाली साहब ने कहा कि जब वो पावर में वापस आई, और संजय गांधी भी, तो इन्होंने कहा, मैडम आप चामुंडा देवी ज़रूर जाएं। चामुंडा को बहुत मानती थी। पालमपुर हिमाचल में एक मंदिर है, बहुत ही मशहूर मंदिर है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ। तो हर महीने एक लिफाफा भेजती थी, और प्रसाद उनके पास आता था, या अनिल बाली ही कई बार लाते थे। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ मैं ज़रूर जाऊँगी। तो फिक्स 3-4 महीने बाद इन्होंने अनिल बाली को मैसेज भेजा कि आप सब तैयारी करिए, मैं 22 जून को वहाँ आऊँगी। जीतने के बाद कुछ महीने बाद, जनवरी में जीती थी, सरकार बनाई, तो सब कुछ ये लोग गए, मोहन मिकिन फैमिली भी गई, और अनिल बाली और हिमाचल के चीफ मिनिस्टर, सारा उनका एंटूराज जो होता है मिनिस्टर्स का, सब वहाँ था। और लास्ट मिनट पे मैसेज आया जम्मू से, जहाँ से वो आने वाली थी, कि वो सीधा वापस दिल्ली जा रही हैं और रास्ते में नहीं रुकेंगी। तो वहाँ जो पुजारी था वो बहुत नाराज़ हुआ। उन्होंने कहा कि माँ की इंसल्ट की गई है, जब आम शख्स करता है तो माँ माफ़ कर देती है, जब एक राजा करता है तो माँ कभी नहीं भूलती ना माफ़ करती है, और ये रोती हुई यहाँ आएंगी। अच्छा। तो ये लोग, इन्होंने अपना जो भी करना था पूजा वूजा करके 23 की सुबह ये लोग वापस दिल्ली की तरफ रवाना हुए। 50 किलोमीटर दूर खबर आई कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश कर गया। तो ये लोग भागे दिल्ली की तरफ, सुबह 2:30 बजे पहुँचे। इंदिरा जी वहाँ थी, घर पे बॉडी थी संजय की। तुरंत उठ के आई और पूछा इनसे, क्या ये इसलिए हुआ है कि मैं चामुंडा नहीं गई? तो उनके मन में एक शक था। 6 महीने बाद दिसंबर में वो चामुंडा गए, और वही पंडित जो इतना नाराज़ हुआ था उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विधि के अनुसार सारी चीज़ें जो की, मुद्राएं वगैरह, टू परफेक्शन, और वो रोई और बहुत रोई। और वहाँ फिर पंडित ने उनको समझाया कि आपके इतने करोड़ बेटे बेटियां हैं, अब आज से आपको बिल्कुल नहीं रोना है, उनका ध्यान रखना है। फिर बाहर गई और पेड़ लगाए, जो कि संजय का 5 पॉइंट प्रोग्राम में एक पॉइंट था, और वापस आई दिल्ली उस शाम को। और नेशनल हेरल्ड का फंक्शन था,
और वहाँ उन्होंने राजीव गांधी को स्टेज पे बुला के गैदरिंग को इंट्रोड्यूस किया था। पहली बार ये कहते हैं। फॉर्मली सब चीज़ें हुई, पहले शुरू पाइपलाइन में था, बात भी हो रही थी, लेकिन ये बहुत लोगों ने नोट किया। तो इंदिरा गांधी के इतनी बड़ी नेता, साइंटिफिक बिलीव, नेहरू की बेटी, पर एक सुपरस्टिशन था मन में, क्या इसलिए हुआ कि मैं नहीं गई? संजय गांधी की क्यों हुआ? बहुत डेंजरस एक्रोबैटिक्स कर रहे थे एक नए प्लेन में, बिल्कुल, लेकिन उनको लगा क्या मैं चामुंडा नहीं गई इसलिए हुआ। उनके मन में पहला ख्याल यही आया। आपने कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स को उसमें दर्ज किया, नेहरू को छोड़ दिया, शास्त्री जी को भी छोड़ा है और नरेंद्र मोदी को भी, शायद इसलिए क्योंकि किताब और मोटी हो जाती। इनफैक्ट आपने ये भी लिखा कि जब मैंने लिखना शुरू किया अपने पत्रकारिता जीवन में, तो मुझे ठीक ठाक इंदिरा के काल से चीज़ें याद हैं। इंदिरा पे ही सवाल पूछते हैं। इमरजेंसी को लेकर बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है, हम खूब पढ़ते हैं। मेरे मन में फिर भी ये सवाल कई बार उठा और अभी तक जवाब मिला नहीं। अचानक जैसे इमरजेंसी लगी, अचानक हट गई, किसने सलाह दी थी? कैसे इंदिरा को ख्याल आया कि ये बिल्कुल सही टाइम है कि चुनाव करा लेना चाहिए, जबकि वो हार गई? देखिए, ये सवाल जो है ना, आज भी लोगों के मन में एक क्वेश्चन मार्क है। आज भी इस पे चर्चा होती है, आज भी इस पे कोई कंक्लूसिव वो नहीं है। क्यों इंदिरा गांधी, जिनको इमरजेंसी हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने हटा दी? और किसने उनको इन्फ्लुएंस किया? अब कई तरह की थियरीज हैं जो सामने आई हैं, जिनके बारे में लिखा भी गया है। कई लोग मानते हैं इंदिरा गांधी डेमोक्रेट नेहरू की बेटी थी, लोकतांत्रिक उनमें एक फीलिंग थी, तो डिक्टेटर होने के बावजूद भी वो लोकतांत्रिक फीलिंग उभर के आई, उसके तहत उन्होंने डिसाइड किया, चुनाव करा दिया। हाँ, एक गिल्ट रहा होगा, गिल्ट था। और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो उनके पिता के दोस्त थे, जो इनके भी दोस्त थे, उनकी तरफ से काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था। पर ऐसा नहीं था कि वेस्टर्न वर्ल्ड की देशों ने कोई सैंक्शन लगा दिया या इस तरह की कोई मूव किया था। सब ठीक हो गया था कुल मिलाकर, 18 महीनों में सब सही हो गया था। सब ठीक था। जब 77 आया तो चल रहा था अपने। तो एक ये है। पुपुल जयकर जो उनकी दोस्त थी, बहुत गरीबी दोस्त थी, और उनके ऊपर बायोग्राफी भी लिखी है उन्होंने, वो मानती थी कि एक स्पिरिचुअल अर्ज की वजह से किया। जे कृष्णमूर्ति के काफ़ी करीब थी इंदिरा गांधी, जो स्पिरिचुअल गुरु हैं। पुपुल जयकर के भी गुरु थे, तो वो मिली थी उनसे, और उन्होंने अर्ज किया था कि उन्होंने कहा कि अब दुविधा अपने मन की जाहिर की थी। तो कृष्णमूर्ति ने कहा था, यू विल हैव टू गेट ऑफ दिस टाइगर। किस तरह से करेंगी, उसकी कॉस्ट होगी, कॉन्सिक्वेंसेस होगी, उसके बारे में सोच लीजिएगा। तो उसका असर उस दिन से पुपुल जयकर मानती है एक ज़रूर हुआ था इंदिरा गांधी के मन पे। अच्छा, मैं नहीं मानती। इंदिरा गांधी वो एक हार्ड एंड टफ पॉलिटिशियन थी। कई लोग ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस ने कहा था कि आप 340 सीटें जीत जाएंगी, बड़ी आसानी से वापस आ जाएंगी, तो करा लीजिएगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने कई नेताओं को कहा, इसका जिक्र किया गया है, अपने ही लोगों को भी कहा, जैसे उनके जो ऑफिशियल्स थे और बाहर के जो नेता थे उनको भी कहा था, वेस्टर्न वर्ल्ड के, कि मैं वो हारने वाली हूँ पर फिर भी मैं चुनाव करूँगी। इस तरह की बातें कही थी, जिसका जिक्र किया गया है। मैं नहीं मानती इंदिरा गांधी ये जानते हुए कि वो हारने वाली है चुनाव कराती। डॉक्टर सिंह ने भी ये कहा है, ऐसा संभव ही नहीं है, उनको पता था वो जीतेंगी तभी कराया। एक और चीज़ थी, ऑपोजिशन लीडर्स को वो तोड़ रही थी, जो सक्सेसफुल हो गई थी। चरण सिंह को उन्होंने रीच आउट किया था, सतपाल मलिक जो भी हाल तक गवर्नर रहे, उनको यूज़ किया था, उनको जेल में भेजा चरण सिंह से बात करने के लिए। उन्होंने बात की, चरण सिंह मान गए कि इंदिरा गांधी चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, जो कि ऑपोजिशन वाले चाहते थे, ये प्रोवाइडेड आप बाद में हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे ज़्यादा। अच्छा, तो चरण सिंह ने कहा ठीक है, मान गए, और बनिस्बत के 3-4 लोगों के साथ मुझे रिलीज़ किया जाए, तो फिर उनको रिलीज़ कर दिया गया। और उसी तरह वाजपेयी को उन्होंने रीच आउट किया था, चंद्रशेखर को रीच आउट किया था, और कुल मिला के ऑपोजिशन लीडर्स चाहते थे कि वो
इलेक्शन कराएं। सब जगह से आश्वस्त होकर उन्होंने चुनाव किया। तो नहीं, मोटा मोटा उनका जो मैं मानती हूँ असली कारण था, क्योंकि संजय गांधी उस टाइम चाहते थे कि सिस्टम को बदल दिया जाए और एक कमेटी भी सेटअप हुई थी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया जाए। और संजय गांधी और बंसी लाल और उनके करीब जो लोग थे, उन्होंने रेजोल्यूशन पास कराए थे कुछ स्टेट असेंबलीज में कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। इससे इंदिरा गांधी चिंतित थी, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि संजय गांधी उनके सक्सेसर हों। उनको ग्रूम कर रही थी और वो चाहती थी, मैं मानती हूँ, कि इलेक्शन द्वारा उसको लेजिटिमेसी दी जाए कि संजय गांधी नेशनली इंटरनेशनली, जैसे कहा जाता है, राइजिंग सन ऑफ इंडिया है। वो एक्सेप्ट हो जाएगी अगर चुनाव द्वारा लेजिटिमेसी उसको मिल जाएगी। तो और उनकी संजय की अपनी टीम हो, वो चाहती थी 200 लोगों को, नए लोगों को खड़ा करना। वो नहीं हो पाया क्योंकि बाबू जगजीवन राम निकल गए कांग्रेस के अंदर से, तो उनको पुराने लोगों को टिकट देने पड़े, नहीं तो वो लोग वो भी चले जाते। जगजीवन राम का जिक्र हुआ, उसका मैं करूंगा, लेकिन एक दो बातें मेरे मन में अब आपके इस जवाब के बाद आई। आप कह रही हैं कि संजय गांधी संविधान भी बदलना चाहते थे। संजय गांधी ये भी चाहते थे कि एक राष्ट्रपति केंद्रित नई व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री की नहीं। मगर मैं ये भी, मतलब ये हुआ तो नहीं, बाद में मैंने ये भी पढ़ा कि क्या कुछ ऐसी व्यवस्था बनाने की भी कोशिश हुई चुनाव के बाद कि जब जीत गई कि इंदिरा गांधी राष्ट्रपति हो जाएं और संजय गांधी प्रधानमंत्री हो जाएं, जबकि वो चाहते थे वो यूपी के सीएम बने। देखिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, उसका भी जवाब आज तक नहीं आया है। कहते हैं ना, जैसे सवाल हैंग करता है हिस्ट्री में, ये सवाल भी हैंग करता है। जब वो जीत के आई तो संजय गांधी ने अकबर डम्पी अहमद को यूपी, उनके बहुत खास थे, यूपी भेजा। वहाँ असेंबली से ये रेजोल्यूशन करा दिया कि संजय गांधी चीफ मिनिस्टर बने, और फाइनल फैसला इंदिरा जी पे छोड़ दिया। इंदिरा गांधी टच से मस नहीं हुई। वो वैसे संजय गांधी की बात नहीं टालती थी बिल्कुल भी, इस चीज़ पे वो बिल्कुल नहीं। उन्होंने अकबर डम्पी अहमद को कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और रात डिनर पे कहा, अगर तुम बहुत इंसिस्ट करते हो, संजय भी वहाँ बैठे हुए थे, तो मैं कोई भी जो तुम चाहते हो उसको बना दूंगी। अच्छा। तो और उन्होंने हंसराज भारद्वाज को भी बाद में कहा था, अपने दोस्त को बोलो अगर ज़्यादा जिद करेगा, मतलब संजय की तरफ इशारा करते हुए, तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी। मतलब इतनी अडिक्ट थी उस समय इसके बारे में। तो लोग मानते, वो कहे, उन्होंने कहा मुझे संजय की ज़रूरत है यहाँ, पिछले 2.5 साल से मेरे साथ रहा है, उसकी वजह से मैं दोबारा पार में आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में जो सीखना है यहाँ दिल्ली में रह के मेरी मदद करे और सीखे। तो संजय फिर मान गए और वीपी सिंह को बुलाया गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी बने इसके तहत। पर उस समय जो अटकल थी वो ये थी कि इंदिरा गांधी 1982 में राष्ट्रपति बन जाएंगी और संजय गांधी को देश की कमान दे देंगी। अब क्या सही था क्या नहीं, संजय तो रहे नहीं 1980 जून में। हाँ, जिस घटना की आप बात कर रही हैं, डिनर टेबल पे बात हुई, उसके आपने लिखा 2 हफ्ते बाद संजय नहीं रहे, तो ये हुआ नहीं। अच्छा, जब इंदिरा चुनाव हार गई और आप खुद कहती हैं कि आपको नहीं लगता उन्हें कोई भी भनक थी वो चुनाव हार जाएंगी, और अगर हारने की भनक भी रही होगी तो इतनी बुरी तरह हार जाएंगी शायद, ये तो बिल्कुल कल्पना में नहीं रहा होगा। क्या इतना माहौल ख़राब था कि हारते के साथ उन्होंने एकदम, मैं देख रहा हूँ कि खलबली मच गई है, कुछ संदूक जा रहे हैं पीएम हाउस से उनके फार्म हाउस में, उन्हें दफना दिया गया। संजय गांधी को वो चाहती हैं कि वो वहाँ से चले जाएं और कहीं पर वो गुप्त रूप से रहना शुरू कर दें। राजीव गांधी के बारे में मैंने पढ़ा कि वो मुंबई चले गए, कोशिश ये चल रही थी कि इंदिरा परिवार समेत देश के बाहर चली जाएं। इतना अचानक से उन्हें क्या डर लगने लगा था, और ये सारी बातें क्या सही हैं? देखिए, ये जो कहा जाता है, मैंने तो सेकेंडरी सोर्सेज भी कोट किए हैं कि जब वो हारी बहुत ही मायूस थी, और जब पुपुल जयकर उस रात को गई उनके पास तो उन्होंने एक ही चीज़ कही, पुपुल मैं हार रही हूँ। और फिर दोनों बिल्कुल कुछ कहे साथ बैठे, और बाद में 2 हफ्ते बाद में जब ये अनिल बाली और कपिल मोहन जो हेड कर रहे थे मोहन मीटिंग्स को, उनसे मिली तो उन्होंने कहा था कि मुझे आभास था
कि शायद ये हो। और उन्होंने फिर उन किस्सों का जिक्र किया, जैसे वो अपना पेपर फाइल करने गई थी और बाहर निकली रिटर्निंग ऑफिसर के, जो कलेक्टर के ऑफिस से, तो उन्हें लगा जो जिस तरह का क्राउड उनको रिस्पांस देता था ना, ये नेताओं को बहुत जल्दी पता लगता है क्या लाइव क्राउड है, जो लाइव क्राउड नहीं है। तो उनको लगा कि शायद कुछ कमी है। आर्टिस्ट्स को, नेताओं को ये बहुत जल्दी समझ में आ जाता है क्राउड क्या चाह रहा है, हमें नहीं पकड़ में आएगा। और फिर वेस्टर्न यूपी में इन्होंने दिलीप कुमार को बुलाया था, हाँ, एक रैली एड्रेस करने के लिए। तो जब दिलीप कुमार बोल रहे थे तो जनता सब रही, जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो एक एक करके जनता ने बाहर जाना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें पकड़ता है नेता। और भी कई ऐसे किस्से हैं जैसे उनको लगा शायद चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं। तो इतना तो कैंपेन के दौरान ही उनको आभास हो गया था। इतनी बुरी तरह से पिटेगी कांग्रेस उत्तर भारत में, ये इनको आभास नहीं था। जो आप कह रहे हैं ना, जनता पार्टी से उनको घबराहट थी कि क्या वो संजय को कुछ कर देंगे। और ये तो उन्होंने कहा, मोरारजी को और जेपी को मैसेज भी भेजा, और ये कपिल मोहन अनिल बाली से ये भी बात की कि मैं तो हिमालय में जाके रिटायर कर जाऊंगी, मुझे क्या लेना देना, मेरी ज़रूरतें कितनी हैं, मैं छोटा सा घर लेके वहाँ किसी नहर के किनारे या किसी नदी के किनारे जहाँ पेड़ हैं, क्योंकि पेड़ों को बहुत पसंद करती थी, मैं वहाँ रहूँगी और मेरे को पॉलिटिक्स में अब नहीं कुछ करना, मैं थक गई हूँ। तो अब लेकिन संजय की सेफ्टी, सुरक्षा, वो उनके लिए बहुत सेंट्रल चीज़ थी। और उन्होंने मोरारजी को कहा, और जनता पार्टी के लोगों ने कहा फिजिकली संजय को कोई हार्म नहीं करेंगे। लेकिन फिर शाह कमीशन लगा दिया, वहाँ अंदर खाने बहुत टसल थी। चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस चाहते थे न्यूरमबर्ग टाइप ट्रायल हो इंदिरा गांधी का। मोरारजी इतना नहीं चाहते थे, मोरारजी सारी उम्र उनके खिलाफ थे। लेकिन इस चीज़ में मोरारजी थोड़ा कॉशियस थे। वो छेड़ना नहीं चाहते थे कि अब ठीक है, हरा दिया, इतना काफ़ी है। मगर ये लोग केवल हरा कर नहीं मान रहे थे, बल्कि चाहते थे जेल भी हो, मुकदमे भी चले। अब और संदूक का जो आपने बात की ना, वो इनको जॉर्ज फर्नांडिस के यहाँ खबर आई थी, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे नागरकर, उन्होंने जो करीब थे जॉर्ज फर्नांडिस से, उन्होंने मैसेज भेजा था। उनको ये पता चला था कि कुछ संदूक गए हैं छतरपुर फार्म में, पर ये लोग जब गए, जॉर्ज फर्नांडिस ने इनको भेजा तो इनको कुछ मिला नहीं था। तो वो वहाँ जो माली काम करता था, उसने कहा वो पहले ही निकाल के ले गए थे संदूक। अब ये कहानियों में सच है, सत्य है कि नहीं, लेकिन ये चीज़ क्लियर है ना, जनता वाले इनको ट्रस्ट करते थे, इनको लगता था कहीं कू ना हो जाए आर्मी द्वारा। हाँ, एक जिक्र मैंने ये भी पढ़ा कि ये बहुत ज़ोर शोर से कहा जाने लगा कि इंदिरा हार गई और अब तख्ता पलट भी एक रास्ता है। हाँ बिल्कुल, ये उस समय बहुत अटकलबाजी थी। और जनता वाले तो ये डरते थे और इंदिरा गांधी डरती थी कि जनता वाले कहीं कुछ गड़बड़ करेंगे मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ। बट एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए और याद रखनी चाहिए कि इंदिरा गांधी इतनी उस समय शक्तिशाली थी एज डिक्टेटर इंदिरा, फिर भी उन्होंने चुनाव को फेयर एंड फ्री रखा। उसको रिग कर सकती थी, तभी हारी वो, तभी वो हारी और बुरी तरह हारी। हाँ, फिर से उसमें कोई उन्होंने वो नहीं किया, डिक्टेटर होते भी, इतनी पावरफुल होते भी। अच्छा, इंदिरा पर काफ़ी बात होगी, फिर भी एक सवाल पूछ लेता हूँ। जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनते और हमने उस पर नामी गिरामी हमारे ऑडियो डॉक्यूमेंट्री बनती आज तक रेडियो पर, उसमें काफ़ी जिक्र भी किया, आपकी किताब से भी कुछ ना कुछ उसमें हमने कोशिश की समझने की। एक कुछ तस्वीरें हैं जो सुरेश राम की तस्वीरें हैं, जगजीवन राम के बेटे। वो फ़ोटोज़ जो हैं किसने खींचे मालूम नहीं, कहते हैं कुछ लोग सुरेश राम ने खुद खींचे थे, उनकी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो थे, और उन फ़ोटोज़ को छापने की हिम्मत किसी की पड़ नहीं रही थी, लेकिन मेनका गांधी ने छाप दी सूर्या मैगज़ीन में, और फिर कई जगह पर और भी उसका जिक्र हुआ। फाइनली जगजीवन राम जो आखिरकार चेहरा बने थे बड़ी मुश्किल में, मोरारजी के बाद, चरण सिंह के बाद, वो बन गए, पर वो चुनाव जीत नहीं पाए। कुछ लोग कहते हैं इसी सेक्स स्कैंडल के चलते वो नहीं जीत पाए और इसके पीछे इंदिरा का हाथ था, ये जब जो कुछ करवाया। पर मेरा मन ये पूछना चाहता है कि क्या था, और दूसरा ये भी, क्या केवल यही कारण था कि लोगों ने जगजीवन राम को एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, ऐसे कहना कि एक ही कारण था तो सही नहीं होगा। हमारी पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें कई कारण होते हैं चीज़ों के। लेकिन इंदिरा गांधी जगजीवन राम को
मानती थी कि अगर ये बैठ गए कुर्सी पे तो फिर हटेंगे नहीं, और ये कहती थी। अब जब इमरजेंसी डिक्लेयर की, जब वो इमरजेंसी डिक्लेयर करने से थोड़ा पहले जब ये हाई कोर्ट का जजमेंट आया जून 75 में, तो उसमें इलेक्ट्रल मैल प्रैक्टिसेस की वजह से जो राजनारायण ने केस इनके खिलाफ किया था, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो अब क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से क्लियरेंस जब तक आएगा किसी और को बिठा दिया जाए। और नेचुरली सीनियर मोस्ट जगजीवन राम थे, नेहरू की कैबिनेट से वो गवर्नमेंट में थे, बहुत अनुभवी थे, उसके ऊपर वो दलित थे, तो उनका नाम चला, कुछ घंटों के लिए नाम चला। लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको बिल्कुल नहीं वो किया और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी एज अ रिस्पॉन्स। अब फिर जब जनता की सरकार बनी तो जगजीवन राम का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वो कांग्रेस से बाहर निकले और एक माहौल बन गया देश में। जनता पार्टी के 4 पार्टियां इकट्ठी हुई, जनता पार्टी बनी, वो अलग चीज़ थी, उनसे भी माहौल बना था, लेकिन इससे बहुत इलेक्ट्रीफाई हो गया था। तो जगजीवन राम मानते थे कि उनका हक बनता है। और अंदर खाने, जो मैंने कोट भी किया है, एक वोट की तरह बात हुई थी। जेबी कृपलानी और जेपी ने मिलके सब एमपी से बात की थी, और उस समय मुझे पता लगा था, किसी ने मुझे कहा था ये कि मेजॉरिटी फेवर करती थी जगजीवन राम को। अच्छा। लेकिन जेपी और कृपलानी ने इन देयर विजडम डिसाइड किया कि मोरारजी को बनाएंगे, क्योंकि पुराने नेता हैं, इमरजेंसी के खिलाफ थे। जगजीवन राम ने इमरजेंसी का रेजोल्यूशन पास किया था तो और पूरे इमरजेंसी में वो कांग्रेस में ही थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया। पर मोरारजी बहुत सेल्फ राइचस थे और संभाल नहीं पा रहे थे, और लोग उसके खिलाफ हो गए थे, तो काफ़ी डिवीजन सा आ गया था जनता सरकार में। उस समय जनसंघ भी जगजीवन राम को चाहने लगा था, अगर मोरारजी नहीं संभाल पा रहे तो जगजीवन राम बन जाएंगे। बिल्कुल। इस टाइम क्या इंदिरा गांधी ने स्ट्राइक किया बिहाइंड द सीन। आगे थे राजनारायण, जिन्होंने ये इन लोगों को भेजा था कि सुरेश राम की फोटोज लो, वो एक लड़की के साथ जो कि जाट लड़की थी, और जाट उससे बहुत नाराज थे, जो उनकी गर्लफ्रेंड डीयू में पढ़ती थी, और उनका कार रोक के उनको एक जगह ले गए, वहाँ फोटो खींची। ये लोग कहते थे नहीं, सुरेश राम ने अपने आप खींची हुई थी, बहुत वर्जन्स थे, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, तो उनके हाथ लग गई फोटो। पर ये बात जो मैंने कही है, जो कि बताई गई है, कि कपिल मोहन के घर राजनारायण और जगजीवन राम की मीटिंग होती है रात को, जहाँ कुछ डील की बात होती है कि जगजीवन राम उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, कोई भी पोजीशन ले लो। राजनारायण नहीं माने, और राजनारायण इसलिए भी नाराज थे थोड़ा सा, क्योंकि उन्हें कोई बाहर चले बड़ा पद नहीं मिल रहा था, जबकि वो इंदिरा गांधी को हरा रहे थे। बिल्कुल, उनको बड़ा पद नहीं मिला था, चरण सिंह को बाहर कर दिया था, तो चरण सिंह को जिनसे वो बनाना करीब चाहते थे प्रधानमंत्री, तो वो बिल्कुल नहीं माने। तो बाबूजी जगजीवन राम चले गए वापस, और कपिल मोहन ने अनिल बाली को कहा 15-20 फोटो देके, और ये रात की बात है जी, ये तुरंत संजय गांधी के पास ले जाओ। 1 बजे रात को अनिल बाली जाके संजय गांधी को उठाते हैं और फोटोज देते हैं ये सुरेश राम और उनकी गर्लफ्रेंड की कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में। तो संजय गांधी बहुत नाराज़ हुए और ये अनिल बाली को बोला, तू इस टाइम मुझे उठा रहा है, मुझे पोर्नोग्राफी दिखाने के लिए उठा रहा है। उसने कहा नहीं, ये पोर्नोग्राफी नहीं, ये सुरेश राम है। तो वो अंदर गए, इंदिरा जी को उठा के लाए, और इंदिरा जी ने कहा कि इन लोगों का ध्यान रखना जिन्होंने फ़ोटो वोटो कराई है, और तुरंत लेके वो अंदर चली गई। फिर ये फ़ोटोज़ यूज़ हुई। बाबू जगजीवन राम ने तो मीडिया को काफ़ी मैनेज किया, बाकियों ने नहीं छापी। एक ही आर्टिकल निकला था उसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में उस टाइम, बाकी सूर्या मैगज़ीन ने इसको छापा और बहुत बड़ा बवाल हुआ। तो बाबू जगजीवन राम के लिए ये बहुत धक्का था, एक बहुत एन मौके पे धक्का था पॉलिटिकली, और सेटबैक तो था। पर ये कहना कि एक ही कारण था, ये ठीक नहीं, ये सही नहीं होगा। और उसके पीछे इंदिरा गांधी थी। एक्चुअली
सारा वो मास्टरमाइंड कर रही थी कि एक लक थी जो जिसने उनको फेवर किया? कि कुछ हो गया, क्योंकि हाँ ठीक बात है, मतलब जगजीवन राम के साथ मोरारजी भी थे, राजनारायण भी थे, सबने मिलकर ही चुनाव लड़ा इंदिरा के खिलाफ, और आखिर में वो तो उनके अंदर की फूट थी, उसके चलते हुआ कि इंदिरा बिल्ली के भाग से छींका टूट गया, क्या हुआ पता किसी को नहीं है, लेकिन फाइनली जगजीवन राम के राजनीतिक करियर पर एक लास्ट कील ठुक गई, और वो फिर कभी और बहुत वो कहते थे इस देश में दलित कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बहुत कटु था उनका, कटुता थी उनके मन में, बहुत दुख था इस चीज़ को लेके, बार बार ये कहते थे वो। एक्चुअली आज तक हिंदुस्तान में दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। नहीं हुआ। मोरारजी देसाई का बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा हर कोई नेता चाहता है कि कभी वो शीर्ष पद तक पहुंचे। मैं कुलदीप नैयर की किताब जब पढ़ता हूं और वो उसमें शास्त्री जी के बारे में बताते हैं, तो उसमें एक अलग शास्त्री दिखाई देते हैं। एक पहलू यह है शास्त्री जी का कि उन्होंने देश को एक जंग जितवाई, अपील थी उनकी, देश उनके कहने पर व्रत रख लेता था, अनाज की कमी थी वो किस तरह पूरी हुई। लेकिन एक शास्त्री हैं जो कुलदीप नैयर की कलम से निकले हैं, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो ये भी चाहते थे कि वो नेहरू के उत्तराधिकारी हों, वो भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इंदिरा के सामने थोड़ा सा वो पीछे हटते थे, क्योंकि उनके मन में था कि नेहरू की बेटी है, फाइनली तो उसे ही मिलेगा। ऐसा ही मैं मोरारजी को देखता हूँ, वो नेहरू के साथ हैं, लेकिन वो लगातार इंदिरा के साथ टसल में हैं, और आखिर में जैसा आपने कहा जब जीत जाते हैं तो भी वो इंदिरा को बहुत छेड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं ठीक है हार गई तो हार गई। क्या मोरारजी देसाई की कभी जनता पार्टी के नेताओं से वाकई बनी भी थी, या वो अपने आप में ही बस ऐसे आदमी थे जो थोड़ा श्रूड, रूखे और अपनी तरह की थे? बस मैं समझ नहीं पाता उनका समीकरण, कहीं भी वो मुझे ऐसे नहीं दिखाई देते कि बहुत घुले मिले हिले मिले नेता हूँ। हाँ नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको बहुत सेल्फ राइचस माना जाता था। फिर उनके कई चीज़ें थी, यूरिन थेरेपी और जिसका वो करते थे। अब उनका स्वास्थ्य के लिए जो भी करते थे, स्वस्थ तो बहुत थे और लंबी उम्र जी उन्होंने। लेकिन आपने ये ठीक कहा कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया, बट अक्खड़ बहुत थे, मतलब झुकने वालों में नहीं थे कि सब, और सबको साथ लेके चलना उनके लिए बड़ा मुश्किल। हमने कई किस्से पढ़ा, जब मैं ओशो के किस्से पढ़े जब आचार्य रजनीश के, वो भी मोरारजी देसाई को खूब जम के कोस रहे हैं, तो मैंने कभी मोरारजी देसाई को उनके कंटेम्प्रेरीज में ज़्यादातर में कभी तारीफ करते नहीं देखा, हमेशा उनको कोसते और उनसे लड़ते भिड़ते उस स्ट्रगल में ही देखा है। और फिर कांति देसाई उनके बेटे, उनकी वीकनेस थी, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। अपने आप बहुत अपराइट थे और ऑनेस्ट थे, पर कांति देसाई एक कमज़ोरी थी उनकी। और शास्त्री के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये भी है कि शास्त्री का नाम शास्त्री नहीं था, वर्मा, उनका नाम वर्मा था। वर्मा था। और पदवी थी जब उन्होंने पढ़ाई की, और जिस तरह से वो फ्रीडम मूवमेंट में आए, गांधी जी को सुन के, मदन मोहन मालवीय को सुन के, उन्होंने अगले दिन ही डिसाइड किया मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कूद पड़ूंगा आज़ादी की लड़ाई में। और उनकी माँ ने उनसे कहा था ये कि जो करना पहले सोच लो, और एक बार साफ हो गया मन तो फिर उसी चीज़ को करो, बिना डरे उसी चीज़ को करो। तो माँ का उनको काफ़ी सपोर्ट था, परिवार ने उनका काफ़ी अपोज किया था। और इंदिरा जब प्रधानमंत्री चुना गया उनको, तो इंदिरा जी को उन्होंने कहा, इनवाइट किया अपनी कैबिनेट में कि भाई बाहर रहेंगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उतने श्रुत तो वो थे, हाँ उतना तो समझते थे, और बेहतर है अंदर रहेंगे, राजनेता हैं सब। तो जब इंदिरा जी ने ना कह दिया, जब उनको बताया गया कि उनकी फूफी बुआ विजयलक्ष्मी पंडित को लेंगे, नेहरू परिवार से किसी को तो लेंगे, तो फिर तुरंत वो मान गई। पर वो चाहती थी फॉरेन मिनिस्ट्री दी जाए, लेकिन उन्हें मिला सूचना प्रसारण मंत्रालय। हाँ, वो उस मायने में शास्त्री बहुत श्रुत थे। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पिछले महीनों में, मैं जहाँ जहाँ ट्रैवल करती रही हूँ ना, क्योंकि किताब लिखी है, और यंग लोगों से जब मैं मिलती हूँ तो मैं पूछती हूँ आपने प्रधानमंत्रियों का नाम किस किस का सुना। यंगर लोग हैं ये। नेहरू का ऑलवेज हाँ, इंदिरा का हाँ, राजीव का हाँ, शास्त्री का हाँ, और आप लेटर वीपी सिंह
किसी भी मीटिंग में मैंने एक भी मीटिंग में नहीं लोगों को सुना कि बीपी सिंह का नाम सुना, यंग लोगों को। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि मंडल के मसीहा हमारी पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन शास्त्री का बहुत साल पहले, और ये यंग लोग हैं फिर भी लोगों ने शास्त्री का सुना है। तो वो जो हम बात कर रहे थे ना, वॉर हीरोज़ को लोग याद रखते हैं। बिल्कुल। हम जब अपने यहाँ डेस्क पर आपस में बात करते हैं तो कई बार जिक्र होता है प्रधानमंत्रियों का। तो पिछले कुछ हफ्तों में कई प्रधानमंत्रियों का जिक्र हुआ, तो मैं भी थोड़ा जानकर हैरान हुआ और फिर मैंने थोड़ा सा भाषण भी दिया कि हम बिल्कुल नहीं जानते, और कई नेताओं के नाम के साथ हमारे ही लोगों को लगता है कि ना अंग्रेज़ी भी नहीं आती होगी। जैसे किसी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भी अंग्रेज़ी आती थी क्या, और उसमें मैंने कहा भाई सबको आती थी, बहुत अच्छी आती थी। चंद्रशेखर भी बोलते थे बढ़िया। और हमारे दिमाग में एक तस्वीर है बस ऐसी कि ये पुराने लोग थे और फ्रीडम स्ट्रगल से निकले थे, गांव देहात इनका बैकग्राउंड था, तो उन्हें कहाँ ही अंग्रेज़ी या उस तरह का इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो गया सब। पर ऐसा है नहीं। जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं, ख़ासकर आप जैसे लोग जब ये किताबें लिखते हैं, अंदर की कहानियाँ बताते हैं, तो समझ में आता है कि हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जितने भी, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं था इसके बारे में आप ये कह दीजिए कि इन्हें कम समझ में आता था, ये बेअक्ल थे, बस यूं ही पहुंच गए, इन्हें कोई पॉलिसी की ये बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। ऐसा कोई नहीं है। चाहे कोई 4 दिन के लिए बना हो, चाहे कोई 2 दशक के लिए बना हो, मैं पढ़ता हूँ तो हैरान होता हूँ। और किसी ने कहा भी था पिछले दिनों कि चुनाव की प्रक्रिया और लोकतंत्र हमारे देश में इतना लंबा चला है कि हमारे यहाँ कोई भी नेता जब ऊपर पहुँचता है तब तक वो, भले ही उसकी किताब की शिक्षा कोई हो ना हो, स्कूली शिक्षा हो ना हो, बहुत समझदार हो चुका होता है। बिल्कुल, आप एकदम सटीक चीज़ कह रहे हैं कि फॉर्मल एजुकेशन, अब नेहरू बहुत ही स्कॉलरली एरुडाइट, नरसिम्हा राव बहुत स्कॉलरली एरुडाइट, कितनी भाषाएं बोलते थे। नेहरू ने तो कितनी किताबें लिखी और जेल में लिखी और अपना टाइम का इस्तेमाल किया। और लेकिन जो नहीं भी थे, जिनको बोलते हैं ना, जैसे चरण सिंह मैस लीडर, जयपाल रेड्डी जो कि जनता दल के बड़े नेता थे, यूपीए में मंत्री भी रहे, मंत्री में रहे, वो कहते थे नॉर्थ इंडिया ने 2 मैस लीडर्स प्रोड्यूस किए हैं, इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह। बिल्कुल। किसान नेता माने जाते थे। अब अंग्रेज़ी भी बोलते थे। हमने तो, मैं मिली हुई हूँ चरण सिंह से, और बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते थे। ऐसा नहीं। राज नारायण जो कि 1 मैन डेमोलिशन स्क्वाड थे जनता पार्टी गवर्नमेंट के, जायंट लीडर, हाँ, जायंट किलर जो थे, जायंट किलर। तो वो भी इंदिरा को हराते ही थे, मतलब तो कमाल। वो भी बोलते थे। तो कई लोग पसंद नहीं करते थे, हिंदी में ज़्यादा प्रोफेशन थे, भाषा उनकी थी। चंद्रशेखर हिंदी में ज़्यादा बोलते थे, अंग्रेज़ी बोलना जानते थे। देवेगौड़ा तो अंग्रेज़ी बोलते ही हैं, आर के गुजराल तो बोलते ही हैं। तो ऐसा नहीं है। अब नरेंद्र मोदी, बिल्कुल, नरेंद्र मोदी हिंदी बोलते हैं और ये इसमें अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। कई बार अंग्रेज़ी में भाषण दिया है, पर ज़्यादा कंफर्ट लेवल है, एंड व्हाई नॉट, जब देश की भाषा है तो व्हाई नॉट। तो हमारी पीढ़ी के लोगों को, और जो हमसे बाद भी आ गए हैं अब, उन्हें थोड़ा सा किताबें पढ़नी चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमारे नेता जो थे वो चाहे जिस भी पार्टी से आए हों, जिस भी काल में आए हों, लेकिन जनता के बीच जा जाकर उन्होंने जो कुछ सीखा वो इस देश के बड़ा काम आया। चरण सिंह के बारे में आपने कुछ बातें कही, लेकिन चरण सिंह बहुत कम वक्त के लिए प्रधानमंत्री रहे। वो लालच में आ गए थे उन दिनों में। बिल्कुल, उनका 1 पॉइंट, आप तो भारत रत्न मिला है। बिल्कुल। 1 पॉइंट उनका था कि किसी न किसी तरह प्रधानमंत्री बनना है, और इंदिरा गांधी ने बहुत खूबी से उसको यूज़ किया। राजनारायण को यूज़ किया कि हम चरण सिंह को बनाएंगे, और फिर चरण सिंह को 3 हफ्ते बाद विड्रॉ कर लिया सपोर्ट। अब वो चाहती थी उनके खिलाफ केसेस हटा दिए जाएं, चरण सिंह ने कहा नहीं, वो नहीं माने, उस चीज़ पे वो अड़ गए। और अब वो डील का हिस्सा था कि नहीं, एक अनस्पोकन हिस्सा था, लोग कहते हैं। और तो ओनली प्राइम मिनिस्टर जो अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए पार्लियामेंट के अंदर। तो
पर किसान के नेता थे, नॉर्थ बड़े नेता इंडिया थे। में बड़े नेता अच्छा, थे। इंदिरा ने कभी ये भी कहा था कि मेरा बाप संत था, मैं नहीं। हाँ, वो एक बड़ी चीज़ है। वो उन्होंने कहा था, एक यूपी के पॉलिटिशियन आए थे जब चंद्रभान गुप्ता सीएम थे, और वो ओल्ड गार्ड की तरफ इंदिरा जी के खिलाफ हो रहे थे। तो ये आए थे और ये यूपी के नेता जो कि करीब थे चंद्रभान गुप्ता के, तो इंदिरा जी ने बोला था, चंद्रभान गुप्ता को जाके कहो मेरा बाप संत था, मैं नहीं हूँ। बहुत क्लियर मैसेज था कि वो मानती थी कि उनके फादर बहुत सॉफ्ट थे, उनको पॉलिटिक्स में ऐसे ही आ गए। असली हार्ड कोर पॉलिटिशियन वो थी, वो मानती थी। वो नए दौर की राजनेता थी, नेहरू थोड़े पुराने दौर के थे। रियल पॉलिटिक्स की मास्टर थी। बिल्कुल। और एक प्रधानमंत्री और हुए जिन्हें नई सदी का नेता, नई सदी का प्रधानमंत्री कहा गया। एक ही कार्यकाल उनके हिस्से आया, लेकिन उन्होंने जो बड़े फैसले किए, क्या ये कहना सही होगा राजीव गांधी के बारे में कि उन्हीं की बनाई पिच पर इस देश की राजनीति अगले 30 साल खेलती रही? बिल्कुल सही होगा। और ये कहा जाता है क्योंकि जब वो पावर में आए, उनकी माँ का असैसिनेशन हुआ था, बहुत ज़बरदस्त एंटी सिख राइट्स हुए थे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। और एक जैसे होता है ना, आशा की किरण की तरह वो आए थे 1984 के दिसंबर में इलेक्शन जीत के। मैं भी ऐसे बता रहा हूँ बीच में कि मेरे जो माताजी पिताजी वाली पीढ़ी है, वो राजीव गांधी को अभी भी बहुत रिस्पेक्टफुली याद करती है। वो अक्सर ये बोलते हैं कि राजीव गांधी अगर और प्रधानमंत्री रह जाते कुछ वक्त, तो शायद इस देश की तस्वीर जो थोड़ी बाद में बदली और पहले बदल जाती। ये तो लोग मानते थे, आते ही उन्होंने ना चीज़ें करनी, वो मानते थे कि मेरा मैंडेट चेंज का है, जबकि मैंडेट तो माँ के मरने में मिला था। हाँ। और कई जो प्रॉब्लम माँ के मरने पे मिला, और वो शायद मिलता नहीं इतना बड़ा, 414 सीटें थी जिसके लिए मोदी जी आज भी कह रहे हैं 400 पार करेंगे, वो उन्हें मिला बस। बिल्कुल, वो एक है जिसको उनको पार करना है। तो आते ही पंजाब अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, मिज़ोरम अकॉर्ड, वोटिंग एज को 18 कर देना, एंटी डिफेक्शन लॉ ले आना, फिर ये जो टेक्नोलॉजी मिशन, कंप्यूटर को सेंट्रल प्लेस देना, पीसीओज गांव-गांव में हो गए। तो एक 21वीं सदी में हिंदुस्तान को ले जाना है और तैयार करके ले जाना है, यही वो बार बार बोलते थे। तो एक जो आपके माता पिता कहते हैं कि अगर उनको टाइम मिलता, लेकिन पॉलिटिकली नाइव थे, और जो उनको समझ नहीं थी, वेस्टर्न ओरिएंटेड थिंकिंग थी, जो समझ नहीं थी वो थी कास्ट और रिलीजन का होल्ड हिंदुस्तान में कितना अधिक है। और जब शाहबानू जजमेंट आया, इस तरह के हज़ारों जजमेंट्स हैं, एक मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी बहुत नाराज़ हो गई कि हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है। तो उन्होंने सोचा कि एक कानून लाया जाए जिससे उसको अलग थलग कर दिया जाएगा। और जब हिंदू नाराज़ हुआ, तो फिर उन्होंने ताला खुलवा दिया बाबरी मस्जिद में। रामलला की जो मूर्ति थी वहाँ 1949 में घुसा के रखी थी, उसका दर्शन करने के लिए उन्होंने ये कर दिया। मुसलमान भी खुश हो जाएगा, हिंदू भी खुश हो जाएगा, दोनों नाराज़ हो गए। 414 से जब इलेक्शन हुआ 1989 का, बहुत चीज़ें बीच में आई, बोफर्स भी आए, फोर्स आया, वीपी सिंह खड़े हो गए, अरुण नेहरू छोड़ के चले गए जो बहुत करीब थे, उनके कज़न थे। बात तो ये भी कही जाती है कि अरुण नेहरू ज़्यादा थे इसके पीछे जो ताला खुलवाया, उनका सलाह अरुण नेहरू ने दी थी। और पर ये इस पे कंट्रोवर्सी है। कुछ लोगों ने लिखा है, वजाहत हबीबुल्ला एक हैं जो उनके करीब माने जाते थे, कि वीपी के राजीव गांधी को बताया नहीं गया, उनको बताए बिना ब्रीफ नहीं दिया, ऐसा ब्रीफ ठीक से नहीं किया। नहीं, ब्रीफ ठीक से नहीं, उनको पता ही नहीं था। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि 6-8 महीने बाद, सितंबर में उस साल के फरवरी में ताला खुला। उन्होंने बताया वजाहत हबीबुल्ला को कि मुझे तो पता ही नहीं था, और अभी भी मैं पता कर रहा हूँ, जिस दिन मुझे पता लगेगा, मेरा शक है कि अरुण नेहरू ने कराया, उस दिन मैं एक्शन लूँगा। और अक्टूबर में उन्होंने अरुण नेहरू को बाहर कर दिया। अब उनको 6-8 महीने लगे ये पता करने में कि अरुण नेहरू उसके पीछे थे, ये ज़रा अजीब है। ये कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है उनको आभास नहीं हुआ कि इसकी सीरियस इम्प्लीकेशन क्या होने वाली है,
कि बिल्कुल ही पता नहीं जैसा होना वीपी सिंह को भी प्रधानमंत्री शायद नहीं पता था कि मंडल कमीशन लागू करके, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करके क्या क्या होना है। एक किताब पढ़ रहा था मैं, और शायद मुझे अब सही नाम याद हो, शायद नटवर सिंह ने बताया था कि जब फिदेल कास्त्रो से मिले, हाँ, तो शायद फिदेल कास्त्रो ही थे, उन्होंने कहा कि राजीव को कहना उस पर नज़र रखे, और उनका इशारा वीपी सिंह थे। बहुत इंटरेस्टिंग वो चीज़ है, क्योंकि वीपी सिंह, कई लोग जो उनके साथ में काम किया बहुत करीब थे, सोमपाल जैसे हैं जो पहले सोमपाल शास्त्री। सोमपाल शास्त्री, वो कहते थे कि 1985-86 से ही वो उनके मन में आ गया था कि वो आगे जाके प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और कैसे वो मिस्टर क्लीन बने, पहले मिस्टर क्लीन राजीव थे, फिर उनको रिप्लेस किया एज मिस्टर क्लीन, और कैसे, और ये बहुत अमेजिंग उनका अचीवमेंट है। 2.5 साल में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक ऑल्टरनेटिव खड़ा कर दिया नेशनली, और वो उस ऑल्टरनेटिव ने सरकार बनाई। ये अलग बात है कि सरकार 11 महीने ही चली, पर एक ऑल्टरनेटिव खड़ा करना, आज जैसे ऑपोजिशन विकल्प की बात कर रहा है, 28 पार्टियां हैं सही बात है। इंडिया में, इतनी बड़ी मेजोरिटी से आए राजीव गांधी को इस तरह खोखला कर देना कि, और कोई लहर नहीं ऐसी कि कोई किसी की मौत हो गई हो, कोई वॉर हो गई हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वीपी सिंह ने सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे को इतना बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया, और एक एंथुजियाज्म, उत्साह पैदा कर दिया। और देखिए, पूरी सेंट्रिस्ट पार्टीज को इकट्ठा कर दिया, रीजनल पार्टीज को एलाइज बना दिया, और बीजेपी और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट दोनों को ले आए, दोनों का समर्थन ले लिया। तो मतलब ऑल कांग्रेस नॉन कांग्रेस फोर्सेस को इकट्ठा कर दिया। तो एक उपलब्धि तो है उनकी, ये बंडल तो माना ही जाता है, लेकिन एक वही याद रह गया लोगों को। हाँ। आप कहती हैं लोगों को वो भी याद नहीं है, क्या नहीं याद? वीपी सिंह का नाम, जबकि वो मंडल कमीशन की बिल्कुल। सिफारिशें लागू कर रहे हैं। मैं औरंगाबाद ज़िले में एक गांव में थी, और मैं बात कर रही थी कि 20-25 यंग लोग थे, और मैंने पूछा यही सवाल, आपने इसका सुना, वीपी सिंह का नहीं। तो मैंने कहा आप में से ओबीसी कितने हैं? तो काफ़ी ओबीसी थे, उन्होंने हाथ उठाया। मैंने कहा आप में से कितनों को ओबीसी होते हुए नौकरी मिली है? 3 ने हाथ उठाया। मतलब वो बेनिफिशियरी थे उस पॉलिसी के, ओबीसी थे, लेकिन वीपी सिंह का नाम नहीं सुना था। और जो उसका कारण भी है कि हर नेता को, जैसे मैं कहती हूँ, कल्टिफाई किया गया है, बढ़ाया गया है, एक छवि बनाई गई है। वो या तो उनके परिवार ने किया है, या पार्टी ने किया है, या उनके सक्सेसर्स ने किया है। वीपी सिंह को किसी ने नहीं ओन किया, ना उनकी पार्टी ने ओन किया। कांग्रेस तो आज तक उनको मतलब पसंद नहीं करती है, और ना ही जो जिन्होंने उनका फ़ायदा मंडल का उठाया, लालू यादव, मुलायम यादव, ये सब जो आए, पूरी और बाद जनरेशन, में खुद नरेंद्र मोदी ओबीसी प्रधानमंत्री, किसी ने भी वो बिल्ड नहीं किया उनको उस तरह से, वो ऐसे याद नहीं किए जाते। चंद्रशेखर से कैसा तजुर्बा रहा आपका? चंद्रशेखर बहुत ही धाकड़ नेता थे। मतलब पावर में आते ही पहले दिन उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम लोगों को, लीडर्स को बुलाया कि कैसे ये राम जन्मभूमि का मसला, इसको सलटाया जाए थ्रू डायलॉग। फर्स्ट डे उन्होंने अशोक सिंघल को फ़ोन किया, आप कहाँ हो? हम लोग राजमाता विजय राजे सिंधिया के घर में हैं, खाना चल रहा है, नहीं आप इधर आओ, तुरंत आओ। तो उस मायने में उनको पता था वो ज़्यादा लास्ट नहीं करेंगे। 50 ऑड सीट्स थी, 54 या जो भी नंबर था उनकी, और बड़ी कांग्रेस उनको बाहर से सपोर्ट कर रही थी, तो पर कर नहीं पाए। लास्ट जब बिल्कुल ब्रेक थ्रू हो गया था, एक सल्यूशन निकल आया था, और फिर शरद पवार ने मेंशन कर दिया राजीव गांधी को, और उसके तुरंत बाद कांग्रेस ने विड्रॉ किया सपोर्ट उस गवर्नमेंट से। और एक मुद्दा था कि 2 हरियाणा के कांस्टेबल प्रधानमंत्री, वही मैं बोलने वाला था कि क्या चंद्रशेखर के साथ वही हुआ है जो चरण सिंह के साथ हो गया था? वैसा ही था कि राजीव को लगा 2 कांस्टेबल्स हैं बाहर, एक स्नूपिंग कर रहे हैं, उन पे नज़र रख रहे हैं, वो कारण बताया गया था। पर लोगों ने उनको कहा था अगर चंद्रशेखर ये सल्टा लेते हैं ये मामला, तो फिर वो नेशनल फिगर बन जाएंगे, और उनकी पैठ कांग्रेस के अंदर भी होगी, क्योंकि बहुत कांग्रेस के नेताओं को वो जानते हैं जो कि नेता इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं।
तो कहा जाता है, सही है ये नहीं मुझे पता, पर ये बताया गया एक कारण था कि राजीव गांधी ने सपोर्ट विड्रॉ किया। ये मसला तब सुलझ सकता था अगर वो उस वक्त प्रधानमंत्री बने रहते थोड़ा और वक्त तक। बिल्कुल हो सकता है ये मसला सुलझ जाता। अब इतने सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में आपने किताब में लिखा है, एक पॉडकास्ट में समेटना सबको बड़े विस्तार में मुश्किल है। मेरा मन ये है कि कभी हम बैठें और एक एक प्रधानमंत्री के बारे में कम से कम 1 घंटा बात करें। पर जब हम बात कर ही रहे हैं तो नरसिम्हा राव को नहीं छोड़ सकते। नरसिम्हा राव वो प्रधानमंत्री जो खुद में करिश्मा है, जो एक नॉन गांधी फैमिली से आते हैं, कांग्रेस में होकर भी प्रधानमंत्री बन गए फिर भी, और जिन्होंने सत्ता को बिल्कुल अपने दांतों से पकड़े रखा। उनके पास नंबर नहीं था, फिर भी उन्होंने किसी ना किसी तरह 5 साल सरकार चला ली अपनी, और 5 साल सरकार चलाते हुए उन्होंने कड़ा फैसला भी किया, और वो फैसला जिसके लाभार्थी हम सब हैं, अक्रॉस रिलीजन, कास्ट, हर कोई। और अब हम उसे उपलब्धि मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि जो पीवी नरसिम्हा राव ने किया वो और 10-20 साल पहले हो जाता तो शायद हम चीन के बराबर या उससे आगे होते हैं। बहरहाल कभी होंगे, अभी तो नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव के साथ बात करने वालों का तजुर्बा ये है, कम बोलते थे और फैसले भी लेने से बचते थे। जितनी उनका ये भी कहना था कि फैसला ना लेना भी फैसला है। हाँ, लेकिन वो तब करते थे जो लोग असली में उनको जानते थे, जो उनके आसपास काम किया उन्होंने। वो जो नॉन डिसीजन है ना, नहीं लेना फैसला, डिथर करते चले जाना, वो कब करते थे? जब वो फैसला नहीं लेना चाहते थे। जैसे कि मस्जिद के ऊपर, बाबरी मस्जिद के ऊपर क्या करना है, वो नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट्स रूल लगे, जो कि कुछ लोग मानते थे पार्टी के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता तो कब्जा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता यूपी में, जब 6 दिसंबर 1992 कल्याण सिंह में मुख्यमंत्री। हुआ था। लेकिन इकोनॉमी को ओपन करना मिनटों में उन्होंने फैसला लिया था। अभी स्वेरिंग इन भी नहीं हुई थी जब ऑफिशियल्स गए थे प्रीवियस नाइट। उन्होंने कहा ये स्थिति है, मुझे मालूम था स्थिति खराब है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस इतनी है, इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट है। तुरंत उन्होंने कहा कि IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा, उनकी कंडीशनैलिटीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उनको पता था कि वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन बन रही है उसमें सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया है, अमेरिका उभर के आ रहा है, ओनली पावर इन द वर्ल्ड, कई चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। और उन्होंने इकोनॉमी को खोली, इकोनॉमी लिबरलाइजेशन की तरफ कदम रखे। मनमोहन सिंह उनके फाइनेंस मिनिस्टर बने, 1 साल में स्टेबलाइज कर लिया था सिचुएशन को। और जो पंजाब की वजह से इतना खून खराबा था और हो रहा था, उसको स्टेबलाइज किया। पंजाब में इलेक्शंस हुए और मंडल मंदिर की जो आग लगी थी उस समय, उसको ठंडा किया। इनफैक्ट कश्मीर में भी लगी हुई थी। कश्मीर में आग लगी, वो बिल्कुल बाद में इलेक्शन हुए। तो बहुत शातिर खिलाड़ी थे, पर उनका था, और समझते थे, इंडियन सोसाइटी को समझते थे और सिस्टम को समझते थे, और जैसे कहते हैं ना असली चाणक्य कूटनीति को समझते थे। लेकिन एक जो उनकी खामी थी, जैसे कि जयराम रमेश ने कहा है, एज कैरिज्मेटिक एज द डेड फिश। उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे मुझे मालूम नहीं। वाकई 14-15 भाषाएं जानते थे वो। हम तक तो ये बात पहुंची है। बिल्कुल, बहुत 14-15 थी, 10-12 थी, मुझे पता नहीं, पर बहुत भाषाएं जानते थे, ये सही बात है। और बहुत फ्लुएंटली बोलते थे। कुछ जो उनके ऑफिशियल्स थे, जो महाराष्ट्रियन थे, उससे मराठी में बोलते थे। अच्छा, जब ये मंदिर मस्जिद की बात चल रही थी, जब उन्होंने डायलॉग खोला, तो जो संतों को बुलाया, उनसे ज़मीन पे बैठे श्लोकाज रिसाइट करते थे, संस्कृत में बात करते थे, और जो मुस्लिम क्लेरिक्स को बुलाते थे तो फिर फारसी में बात करते थे। इससे काफ़ी खलबली पैदा हो गई थी, कहीं ये मंदिर को ये भी सल्टाना ले जाए विश्व हिंदू परिषद में। और लोग कहते हैं कि शायद एक कारण था कि कार सेवा उन्होंने अनाउंस कर दिया मिडिल ऑफ द टॉक्स जब चल रही थी, जब दिसंबर 6 की कार सेवा। लेकिन आरोप ये भी लगता है, हालांकि मेरे पास वो किताब है नरसिम्हा राव की जो उन्होंने उपन्यास की शक्ल में लिखी, लेकिन बहुत सारे लोगों को कहना है कि वो उनकी अपनी आत्मकथा है। बिल्कुल, वो तो नरसिम्हा राव के आसपास चंद्रा स्वामी थे, बहुत सारी उनकी कहानियाँ मशहूर हैं। नटवर सिंह ने भी लिखी हैं अपनी किताब में, और हम उनका जिक्र बार बार करते हैं। नरसिम्हा राव पर यह आरोप है कि जब 6 दिसंबर को बाबरी का विध्वंस हो रहा था, वो पूजा घर में जाकर बैठ गए
और वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि खुद उन्हें कभी किसी ने ये कहा था, जिनको मानते थे, जो गुरु थे, कि आंख बंद करके उन्होंने कहा कि मैं बाबरी को देख ही नहीं पा रहा हूँ, बाबरी है ही नहीं कहीं। वो भी सुपरस्टिशन का एक मैं वहीं आना चाह रहा हूँ। ये क्या किस्सा है चंद्रा स्वामी और वो गुरु? देखिए, चंद्र स्वामी को तो उन्होंने यूज़ किया, करीब थे, बहुत समय से जानते थे, तो चंद्र स्वामी ने इनको हेल्प किया था बहुत। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जो पूरी तरह से सामने नहीं आई अभी तक भी, कि कैसे किया। चंद्रशेखर के भी करीब थे चंद्र स्वामी, इन लोगों को यूज़ किया। और हर प्रधानमंत्री करता है, कोई ना कोई लोग होते हैं, जैसे कहते हैं ना फिक्सर्स, और फिक्सर्स की एक बहुत अच्छे नाम भी दिए गए हैं जो मैनेज करते हैं चीज़ों को। लेकिन एक शिवानंद मूर्ति थे जो पुलिस ऑफिसर थे, जो स्पिरिचुअलिज्म में गए तो उनको गुरु मानने लगे थे नरसिम्हा राव। हर 2-3-4 महीने में जाके बातचीत होती थी, हिंदू फिलॉसफी, हिंदू थॉट। विशाखापट्टनम में वो रहते थे। तो एक बार उन्होंने शिवानंद मूर्ति से कहा था, गुरु जी आपका क्या ख्याल है बाबरी मस्जिद के बारे में? तो शिवानंद मूर्ति ने आंखें बंद कर ली और कुछ समय बाद आंखें खोली और कहा, मैं वहाँ मस्जिद को वहाँ नहीं देख रहा हूँ। तो कुछ लोग मानते हैं इसका असर हुआ था। लेकिन ये भी सही है कि नरसिम्हा राव ने क्या होने दिया बाबरी मस्जिद का गिरना। ये भी सही है कि वो अपने आप वहाँ मंदिर बनाना चाहते थे, ये तो पता ही है। कैसे उन्होंने ट्रस्ट भी बनवाया। 1995 में उन्होंने लास्ट मिनट में कहा अभी नहीं, पावर में वापस आएंगे 96 में तो करेंगे। लेकिन 4 पत्रकार उनसे मिलने गए थे 2-3 दिन बाद बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के। उसमें निखिल चक्रवर्ती थे जो उनके दोस्त भी थे, मेन स्ट्रीम के एडिटर थे, और लोग 3 गए थे। तो निखिल चक्रवर्ती ने कहा उनसे कि हमने सुना आप पूजा कर रहे थे जब मस्जिद को गिराया जा रहा था, और या सो रहे थे, सोने की भी बात थी उस समय, ये अटकल थी। तो नरसिम्हा राव ने कहा दादा, उनको दादा कह के पुकारते थे, आप समझते हो मैं राजनीति नहीं जानता, मैं राजनीति में पैदा हुआ हूँ, मैंने ये होने दिया। और फिर उन्होंने वो शब्द यूज़ किए कि ये होने दिया कि बीजेपी के हाथ में जो चीज़ है, एक वेपन है, उसको उनके हाथ से ले लिया जाए। वो वेपन और तीखा हुआ या वो उन्होंने वापस ले लिया, ये तो खैर अब हम जानते हैं सब। ऐसे ही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का कैरेक्टर है इंदिरा गांधी के जीवन में, जिनके बारे में कहा जाता है कि पहले योग सिखाते थे और फिर अगेन चंद्रा स्वामी की तरह फिक्सर हो गए। वो भी चले गए, चंद्रा स्वामी भी चले गए, और इन सब के पराभव के बाद उठे अटल बिहारी वाजपेयी, पहले कुछ दिनों, फिर कुछ महीनों, फिर सालों के लिए। उन पर आऊँगा बाद में। देवेगौड़ा को दिल्ली के पत्रकार कितना ही समझ पाए। अब उनके ऊपर एक किताब निकली है जो बहुत डिटेल में निकली है, और वो भी एक किसानों के नेता, और अब तो उनकी स्टेट में तो वोकलिगा जो कास्ट से बिलोंग करते हैं वो ओबीसी है, तो वो तो मानते हैं वो फर्स्ट ओबीसी प्रधानमंत्री थे, और नरेंद्र मोदी सेकंड ओबीसी। अब मोदी घांची जो कास्ट है, क्या वो एमबीसी है ये नहीं मालूम, मोस्ट बैकवर्ड जिसको कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड। लेकिन देवेगौड़ा की क्या उपलब्धि थी, बहुत कम समय तक रहे, और ये कई लोग मानते हैं कि उन्होंने जो किया उसको पूरी तरह समझा नहीं गया, खासकर नॉर्थ में। साउथ के दूसरे प्रधानमंत्री थे, पहले नरसिम्हा राव थे। बिल्कुल। तो ये तो हिस्ट्री जज करेगी। और ये भी मैं देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने का जो प्रोसेस है, जब उसे पढ़ते हैं तो दिखता है कि देवेगौड़ा ने बहुत कुछ शायद खुद नहीं किया, बल्कि परिस्थितियों ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। वो तो शायद इसके लिए तैयार भी नहीं थे। अगर कम्युनिस्टों ने हाथ ना खींचे होते तो ये जो वो चेयर वाला गेम होता है उस तरह वो चलता ही नहीं, जिसमें फिर आई के गुजराल भी बन गए। आई के गुजराल पाकिस्तान से उनका परिवार आया था, आज भी उनका पुश्तैनी घर पाकिस्तान में है। बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है उन्होंने, उसमें बड़ा अच्छा जिक्र भी किया है। उनके भाई पेंटर थे, वो खुद बुद्धिजीवी थे, लेकिन कभी जननेता नहीं माने गए। तो देवेगौड़ा और आई के गुजराल क्या इतिहास में ETC एटसेट्रा के तौर पर याद रखे जाएंगे या फिर कभी कोई उनकी भी महत्व को रेखांकित करेगा?
अब वो ETC वो भी थे लिखा जाएगा। ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है गुजराल, आपने कहा ना गुजराल डॉक्ट्रिन, बिल्कुल विदेश नीति में। जो कि हाँ विदेश नीति में अपने नेबर्स के साथ, पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते करना, और पैसिफिस्ट माने जाते थे। लेकिन ये भी मैंने लिखा है, वाजपेयी के चैप्टर में है जहाँ की सारा न्यूक्लियर सवाल को देखा है मैंने, तो वहाँ गुजराल एंड ऑफ हिज टर्म ये रेडी थे न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, उनको डिसवेड किया गया। NN वोरा जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, पर वो रेडी थे उस समय ये भी करने के लिए। तो कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, जो कि प्रधानमंत्रियों के बारे में जो पता नहीं है। हाँ, क्योंकि वो फैसले हुए नहीं। वरना जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि जो पीवी नरसिम्हा राव ने बाजार खोला, वो बाजार शायद उनसे पिछले वाली सरकार खोलने वाली ही थी, क्योंकि उस पर बड़ा काम हो रहा था, क्योंकि ये समझ में तो आ ही रहा था कि अब देश किस तरफ जा रहा है, तो बाजार तो खुलना ही था। ऐसे तो फिर बहुत कुछ कहा जाता है कि अगर राजीव गांधी ना होते तो डिसीजन तो वो हाँ, कंप्यूटर ना आता तो कंप्यूटर भी आता, लेकिन डिसीजन उन्होंने लिया। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके बारे में आपने लिखा कि जब इंदिरा गांधी थोड़ी ज़्यादा हिंदू होकर दिखा रही थी, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े ज़्यादा सेकुलर होकर भी दिखा रहे थे। बहुत मतलब कार्यकाल उनके हाथ में 3 आए, लेकिन राज वो कुल मिला के 6-7 साल ही कर पाए। पर आज भी वो हमारी पीढ़ी के बहुत सारे लोगों के जहन में उस तरह याद हैं जैसे आपके जहन में इंदिरा हैं। आपने होश संभाला तो इंदिरा की राजनीति देखी समझी। हम जब होश संभाल रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रधानमंत्री दिखते थे हमें, तो यही एक आदमी प्रधानमंत्री है। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन कितना कॉन्ट्राडिक्शन से भरा था, कई कॉन्ट्रडिक्शन, और ये बहुत खूबी है उनके जीवन की और पॉलिटिकल जीवन की कि उनको मॉडरेट माना जाता है। अडवाणी जी कई बार ये कहते थे कि हम लोग एक ही स्ट्रीम से आए हैं, मुझे हॉक माना जाता है, इनको मॉडरेट माना जाता है। क्यों? उनको ये अच्छा नहीं लगता था। खैर बाद में तो उन्होंने भी मॉडरेट बनने की कोशिश की, पर वो अब उल्टा पड़ गया उनको, उल्टा पड़ गया उन्हें। पर ये शुरू से, क्योंकि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में थे नंबर 1, उससे मॉडरेशन था, उससे रिश्ते बने अक्रॉस द बॉर्ड और लोगों से, और बहुत गहरे रिश्ते बने। नरसिम्हा राव से तो बहुत ही गहरा रिश्ता था उनका, और नरसिम्हा राव ने तो उन्हें कहा था मैं T3 तक ले आया हूँ न्यूक्लियर क्वेश्चन को, 96 में जब वाजपेयी पावर में आए थे, आप तुरंत कर सकते हो इसको। खैर 13 दिन की सरकार थी तो 98 में उन्होंने किया। लेकिन नरसिम्हा राव ने इनके कहने पे कल्याण सिंह को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया यूपी में, क्योंकि ये इन्होंने कहा कि यूपी तो इनका है, उसको नहीं बनने दीजिए। वो बाहर बैठा हुआ था, मोतीलाल वोरा गवर्नर थे। जब न्यूयॉर्क से मैसेज गया, भुवनेश चतुर्वेदी ने फ़ोन किया कि इन्हें नहीं बनना है, और ये फेवर था वाजपेयी का, कि क्योंकि यूपी वाजपेयी का है, कल्याण सिंह अडवाणी का सपोर्टर है, तो पावर उनके हाथ से नहीं जानी चाहिए। और नरसिम्हा राव ने उनको ओब्लाइज किया, और उन्होंने नरसिम्हा राव को ओब्लाइज किया। जब JMM केस में सारा एक्विटल का हुआ था, तो फिर उन्होंने अपील में सरकार नहीं गई थी। और ये भी लोगों ने मुझे बताया था कि वाजपेयी ने कहा था ब्रजेश मिश्रा को, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, ये नहीं करना है। उससे में कुछ अंदर से बुदबुदाहट भी हुई थी। तो ये रिश्ते जो थे ना वाजपेयी के अक्रॉस द बॉर्ड, और पार्लियामेंट्री करियर था, और फिर मिसिस कॉल का माना जाता है इन्फ्लुएंस, जो उनके काफ़ी करीब थी, उनकी दोस्त थी, वो भी एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस माना जाता है। उनके दामाद का भी माना जाता है। दामाद का भी था और बेटी का हो, जो भी था एक था। और इतने फ्लिप फ्लॉप्स करते थे वो मंदिर को लेके, तो मैंने लिस्ट लगाई है। एक दिन एक चीज़ फेवर में, दूसरे दिन अगेंस्ट, फिर फेवर, फिर अगेंस्ट। और फिर भी लोग, उनको लगता था शायद ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेचारा फंसे हुए हैं, पार्टी एकदम हार्ड लाइन लेना चाहती है या हार्ड लाइन नहीं लेना चाहते। और मुझे याद है 96 में मैं बम्बई में एक टैक्सी में थी, तो ये टैक्सी ड्राइवर मुस्लिम था, उसने इतनी मजबूती से हमें कहा था, हम तो चाहते हैं वाजपेयी आए, अब की बारी अटल बिहारी की, जो स्लोगन चला था ना, तो अक्रॉस कम्युनिटीज़ भी उनकी एक पहचान चाहत थी उनकी। चाहत थी।
आज चूंकि प्रधानमंत्रियों की पॉलिसीज़ पर कम बात कर रहे हैं, तो एक बार वाजपेयी पर यह भी सवाल कि उनकी जो मतलब उनकी जो कुछ हैबिट्स थी, उनकी जो आदतें थी, उनमें एक थी वो अच्छा खाना बहुत पसंद करते थे। हाँ, और पत्रकारों से भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि बात करने वाले नेता थे पत्रकारों से भी। आपका कोई तजुर्बा रहा हो? हाँ, नहीं आप जाओ तो ये बात सही है, खाने में जलेबी समोसा कबाब, ड्रिंक तो करते ही थे और ड्रिंक उनको अच्छा लगता था, और कई चीज़ें उनके बारे में कही जाती थी। तो एक ओवरऑल एक जिंदा दिल इंसान थे। उनकी अपनी खामियां थी, मतलब हैंड्स ऑन नहीं थे। वो ब्रजेश मिश्रा सारा देखते थे, वो बोलते थे अगर जाइए तो ब्रजेश से बात कर लीजिए। तो जो डिटेल थी, नट्स एंड बोल्ट्स थे ना, वो ब्रजेश मिश्रा देखते थे प्रधानमंत्री के लिए। जो मैक्रो पिक्चर है, बड़े स्ट्रोक्स हैं, उसमें वो अपने को इन्वॉल्व करते थे। तो हैंड्स ऑन नहीं थे, बट एक पकड़ थी और एक मैं मानती हूँ जब देखते हैं ना प्रधानमंत्री शिप को हर एक का, वाजपेयी ने ऐसा कुछ नहीं किया एज प्रधानमंत्री। अच्छा न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, कश्मीर को मानते थे कि मैंने जो चेष्टाएं की हैं कोई सोल्यूशन निकालने की, वो उसको मैं बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, ये तो कहते थे। लेकिन जो उनकी एंड्योरिंग लेगेसी है ना, वो ये नहीं कि क्या किया, बल्कि व्हाट ही वाज, दैट इज हिज, एंड दैट इज अ सेंट्रिस्ट, अ मॉडरेट, जो कि हिंदुस्तान को चलाने के लिए, इतना डाइवर्स देश है, बहुत ज़रूरी है। आपने मनमोहन सिंह का जिक्र नहीं किया है ज़्यादा, और नरेंद्र मोदी का भी। एक सवाल मेरे मन में इतने सारे प्रधानमंत्रियों पर बात करने के बाद ये भी है कि मैंने दोष पूछ लिया, गुण नहीं पूछा। किस प्रधानमंत्री के किस गुण ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया? मैंने कहा था बाद में पूछूंगा। ये बहुत मुश्किल सवाल है। गुण, इंदिरा गांधी दुर्गा मानी गई। हाँ, उस पर तो लेकिन बाद में बहुत सारे खंडन मंडन हुए कि हमने खंडन कहा, हमने मंडन नहीं हुए, कहा। मतलब वो डिक्टेटर भी थी, रियल पॉलिटिक्स की उस्ताद थी, साम दाम दंड भेद, और जो उन्होंने यूज़ किया टू कम बैक टू पावर 1980 में, वो कहानी मैंने लिखी है। और उन्हें कालीन बहुत पसंद थी। हाँ हाँ, कालीनें बहुत पसंद थी तरह तरह कालीनें तो की। उनके पास थी जो कि मोहन मिकिन कंपनी ने ये भी अच्छी आप तरह पैक करके लिए रखा उनके लिए, कश्मीरी का। और एक उनके जो डाइनिंग रूम में, तो आप जाके देखिए, म्यूज़ियम में अभी भी है, पूरा वॉल टू वॉल है ऑलमोस्ट, बहुत सुंदर है। तो एक आर्टिस्टिक बेंट था उनका, एनवायरनमेंट के ऊपर उनका था, सोच थी, वो फ्यूचरिस्टिक सोच थी उनकी, पेड़ों से बहुत लगाव था, और एक बहुत करेजियस महिला थी। वो उनकी एक खूबी थी। दुर्गा जब मैं कहती हूँ, जो बांग्लादेश को जिस तरह से, और कई लोग, जब वो उनका देहांत हुआ ना, जब मारा गया, आई रिमेंबर मैं स्टेट्समैन में थी और मैं वापस आई मेडिकल इंस्टीट्यूट से वापस स्टेट्समैन ऑफिस। हाँ, आप पहुंची थी ना? जो शाम को मैं आई, आपने कहा आपकी बीट नहीं थी, वो एक बीट जगह नहीं है। थी, मैं सिविल राइट्स जी, कॉरेस्पॉन्डेंट थी, तो उन्होंने मुझे कहा था आप जाओ, सब लोगों को भेजा, शाम को हम देखेंगे कौन क्या लेके आता है। तो मैं जब वापस आई तो सामने गेट के एक मोची बैठता था, वो बिलख बिलख के रो रहा था, हमारी माँ चली गई। तो इस तरह से लोग उनको देखते थे, आइडेंटिफाई करते थे, और वो कहती थी, जब कहती थी ना, इंडिया से आइडेंटिफाई करती थी। ऑफ कोर्स DK बरुआ ने तो कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो तो अलग चीज़ है, पर लोग जो थे ना, तो एक वो था उनमें। खैर, हर एक प्रधानमंत्री का अलग अलग है। और आखिर में थोड़ा सा मनमोहन सिंह के बारे में एक आध सवाल के बाद इसे समाप्त करूंगा। हमने ये देखा कि मनमोहन सिंह के 2 कार्यकाल थे। पहले में सब ठीक ठाक ही था, और दूसरा तो उनके चेहरे पर लड़ा गया चुनाव और वो जीत कर आए। पहले वाले में तो किसी को आइडिया भी नहीं था कि ये बनेंगे, कैसे चलेगा, और ये बार बार कहा गया कि इस सरकार में 2 ताकत के केंद्र हैं, एक सोनिया गांधी चलाती हैं, एक कमेटी बना दी, उसकी वो अध्यक्ष हो गई, और मनमोहन सिंह भी एक बड़ी खींचतान में थे, क्योंकि कांग्रेस में उस वक्त कुछ बड़े नेता थे, चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी जैसे, जिनके मन में चाहत थी कि वो प्रधानमंत्री बने, और यदि नहीं बने तो उनकी चले। मनमोहन सिंह इसे लगातार मैनेज करते रहे। मैंने कुछ किताबों में इस बारे में पढ़ा है, लेकिन जो बाहर से देखकर उनकी छवि बनती है, वो भी ऐसी ही बनती है कि ये बेचारे हैं, कमज़ोर हैं, बोलना भी नहीं जानते। आप जैसे लोग जो थोड़ा सा और करीब से देख पाए, थोड़ा सा उस छवि को हमारे लिए साफ कीजिए।
देखिए, पहले टर्म में आपने ठीक कहा, बेचारा, और कई बार उन्होंने रेजिग्नेशन भी जैसे पॉकेट में लेके चलते हैं, मेरे से नहीं होगा, फिर उनको मना लिया जाता था। दूसरे में मौनी बाबा हो गए, कुछ नहीं बोलना, और जिसके लिए भाजपा ने उनको बहुत अटैक किया। सोनिया गांधी आदि प्रधानमंत्री थी, और ये पार्टी वाले मानते थे कि पॉलिटिकल डिसीजंस हम लेंगे। और एक बार तो अहमद पटेल ने ये कहा था, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा है, इस पे तो हमें डिसीजन लेना है कि क्या करना है, उनको तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। अब ये सेपरेशन बहुत मुश्किल चीज़ है। आप प्रधानमंत्री पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना होगा। खैर, मतलब ये बहुत क्वाइटली, जैसा कि है ना कि मैंने लिखा भी है कि ब्लेड ऑफ एक घास का वो होता है ना, जब तूफान आता है तो घास एकदम झुक जाता बिछ है, जाती है। और जो बड़ा पेड़ है जो खड़ा रहता है वो गिर जाएगा। तो ये घास का पत्ते की घास जो होता है, घास की तरह थे, मतलब झुक गए, और स्थिति को जैसे भी आई उसको मैनेज किया, क्योंकि जो मॉडल था कोalition का वो पावर शेयरिंग का मॉडल था। जो मैंडेट था वो सोनिया गांधी को दिया गया था, लीडर चुनी गई थी, यूपीए ने भी उनको मान लिया था, और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री बनना नहीं स्वीकार किया, उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया, तो ट्रांसफ़र किया अपना मैंडेट। मगर न्यूक्लियर डील के मामले में तो वो एकदम बट न्यूक्लियर डील के बारे में एक नया चेहरा मनमोहन सिंह का आया, मतलब राजनीति भी करते थे वो वहाँ उस वक्त। मतलब सर्वाइवल के लिए साम दाम दंड उन्होंने दिखा भेद, दिया। फिक्सर्स, नेशनल इंटरनेशनल, समाजवादी पार्टी को तोड़ लिया, अपनी तरफ ले आए, अमर सिंह को यूज़ किया, मतलब कुछ नहीं छोड़ा। 39 मंथ्स में एक लंबा दौर था, मतलब बिल्कुल नहीं इधर से उधर हुए। दो बार रेजिग्नेशन देने का भी वो किया कि आप ले लो, किसी और को बना दो। सोनिया के पास कोई था नहीं, प्रणब मुखर्जी को तो वो बनाना नहीं चाहती थी। खैर, जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील फाइनली हुई और सरकार बची, गिरते गिरते रही, सब कुछ दांव पे लगा दिया। ये एक ऐसा चेहरा था मनमोहन सिंह का, पॉलिटिकली सावी, जो और किसी चीज़ में नहीं दिखा। पहली और बार जो या शायद आखिरी बार। मैं हाँ, बताऊं आपको, जब मैं मिलने गई थी इनसे किताब लेके, जो टाइटल है ना चैप्टर का, द अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर हु ट्रायम्फ्ड, ही लाइक दैट वेरी मच। हाँ, मैं ये बोलते हुए भूल गया था कि आपने उन पर लिखा है। हालांकि मनमोहन सिंह पर जो इससे पहले किताबें आई हैं वो उस तरह से उनका विश्लेषण नहीं करती जैसा आपने किया है, तो मैं अचानक से भूल गया। आपने उन पर लिखा तो है, पर वो शायद पहली और आखिरी बार था जब वो राजनीति कर रहे थे। राजनीति समझते थे, ऐसा नहीं, उनको माना जाता है ना ब्यूरोक्रेट, क्या कहते थे, पॉलिटिशियन अमंगस्ट इकोनॉमिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट अमंग पॉलिटिशियन, ये फ्रीक्वेंटली कहा जाता था। मतलब पॉलिटिक्स करना उन्हें नहीं आता है, वो बहुत अगेंस्ट स्कॉलरली, एरुडाइट, एफिशिएंट, प्रोफेशनल, टेक्नोक्रेट, इस तरह की इमेज जो थी। पर ऐसा, और उनके यहाँ अब ये मोंटेक सिंह गौली वाले उनके काफ़ी करीब थे, प्लानिंग कमीशन में जिनको लाया गया, वो चाहते थे कि फाइनेंस मिनिस्टर बने, सोनिया गांधी ने उसको रूल आउट कर दिया था। लेकिन हरकिशन सुरजीत का रोल था कि वो मोंटेक सिंह को किसी रोल में लेके आए प्लानिंग कमीशन में, पर असली में वो बहुत करीब थे। तो प्लानिंग कमीशन के बाहर इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी हमेशा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर गाड़ियाँ नहीं रहती थी। लेकिन मनमोहन सिंह जब आन पड़ी जैसे कहते हैं ना, तो अपनी पॉलिटिकल एक अस्ट्यूटनेस तो दिखाई उन्होंने, वही। और फिर उनकी बैकिंग जो थी ना, मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, जॉर्ज बुश, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, और लोग मानते हैं कि ये केमिस्ट्री नहीं होती ना, देखो केमिस्ट्री पे डिसीजंस नहीं होती हैं देशों के बीच, वो तो एक हकीकत है, लेकिन वो केमिस्ट्री नहीं होती, वो दोस्ती नहीं होती, तो शायद ये डील होती नहीं। और शायद भारत और अमेरिका के जो समीकरण अब बन रहे हैं या स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कभी शायद नहीं बनते। भारत वो आगे, हर प्रधानमंत्री उसको आगे ले गए, वाजपेयी ने अपना रोल किया। वो आपने उसमें लिखा भी है, कॉन्डोलीज़ा राइस, और कितने सारे लोग उसमें शामिल थे। वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं वो मैंने पढ़ा। हाँ बहुत कुछ इस किताब से पढ़कर सच में लगता है कि ये सारे पहलू मिस हो जाते हैं अगर आप ये ना लिखती, और अब ये भी लगता है कि बहुत कुछ आप पे और भी होगा जो आपको और लिखना चाहिए।
थैंक यू। एक किताब और, थैंक यू। ये एक पाठक के इमोशंस हैं और उसकी मांग, थैंक यू। और साथ में ये भी जो मैं हमेशा कहता हूँ, कितनी अच्छी किताब है, अंग्रेज़ी में है, थोड़ा कहिएगा हिंदी में भी लिख दें, हिंदी में अनुवाद करा दें। हाँ, आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो हो सकता हो जाए। इंटरेस्ट तो देखिए हम सबका है, हमारे यहाँ तो लगभग सबने पढ़ी है, और अब तो खबरों में भी था कि अरविंद केजरीवाल जेल जाते समय 3 किताबों में एक ये भी ले गए हैं। बिल्कुल। तो नेता हो या हम जैसे आम लोग, सब पढ़ रहे हैं किताब। और ख़ासकर आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड ज़रूर पढ़ें। बात यह है कि पॉडकास्ट और लंबा हो नहीं सकता। बात यह भी है कि 8 प्रधानमंत्रियों के बारे में 1-1 घंटे भी सबको दें तो भी कम है, और आपने तो बहुत सारा लिखा था, कट फिट के इतना आया है। तो आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया नीरजा जी, बहुत शुक्रिया 4 दशकों तक पत्रकारिता की सेवा करने के लिए, बहुत शुक्रिया किताब लिखने के लिए, बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए। थैंक यू नितिन, थैंक यू। और आप सभी का भी शुक्रिया, इतने धैर्य से हमें सुना। अगली बार फिर पढ़ाकू नितिन में मुलाकात होगी गुरुवार को, और आदेश निर्देश जैसा मुझे मिलता है और मैं भूल जाता हूँ, पर अभी याद है मुझे कि आप जहाँ भी हमें देख रहे हो, सुन रहे हो, प्लीज़ रेटिंग कीजिएगा। और अगर हमें आपने यूट्यूब पर इस पॉडकास्ट को देखा हो तो वहाँ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये पॉडकास्ट तो शेयर करना बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया।